चलिए स्टूडेंट, अब पहले बच्चों कोई बच्चे को है कि इतना भाई लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेगा, जहां पे नीचे मिट गया हुआ 108 है। जल्दी शुरू होगा शिवानी सिन्हा। 108 है, 96500 को आप लोगों ने पहले बच्चों 108 से डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इसको भाई जल्दी सॉल्व करे, तो बिल्कुल जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। 893 या 890 से ऊपर आना चाहिए, ज्यादा इसको ज्यादा क्रॉस नहीं, इस वैल्यू को ज्यादा क्रॉस नहीं करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा अपना वो वाला फॉर्मूला यूज करता जो हम आपको सिखाए, मास डिपॉजिटेड बराबर m मोलर मास इनटू करंट इनटू टाइम और डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडेज कांस्टेंट f। अभी आज का फॉर्मूला है ये माही काशिफ रजा, ये अभी का फॉर्मूला है m मोलर मास, I करंट, T टाइम, n इनटू f। अगर यहां से क्वेश्चन सॉल्व करता तो यहां से वो T जब निकालता तो T का वैल्यू आता m इंटू n इंटू f और डिवाइड बाय मोलर मास m और नीचे में आता करंट। यहाँ पे m हो गया उसका जो जितना मास सिल्वर का जमा हुआ है 1.50 जमा हुआ था 1.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना उसने रिडक्शन में गेन किया 1 इंटू फैराडेज कांस्टेंट 96500 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 एंड व्हाट इज द करंट, इट इज आल्सो इक्वल टू 1.50। करंट भी 1.50, ये दोनों कर दिया। और काशिफ यहां भी काशिफ रजा अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहां भी काशिफ रजा अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 96500 को डिवाइड कर देते हैं 108 से, तो ये भी 893.5 आता है। कुछ बात समझ में आ रहा? हाँ सर, हम ऐसे ही सॉल्व किया था जी। तो पहले बच्चों आप लोग को पहले एक बात स्क्रीन बता दो, माही आप भी सुनेगा, काशिफ जी, काशिफ आप इससे सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में भी कोई इससे भी सॉल्व करता है उसको भी फुल मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। कोई प्रोसेस के थ्रू बड़ा करने का जरूरत नहीं है। इससे भी 893.5 सेकंड आएगा, उससे भी 893.5 सेकंड आएगा। और उस फॉर्मूला में मैंने पिछले वाले टॉपिक में लिखवा दिया है m वहां पर क्या है, सब कुछ लिखवा दिया है। m वहां पे मोलर मास है, m जो है पहले बच्चों वो वहां पे मोलर मास है, जहां लाइट आ रहा है वहां 108 है जी। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग को मैंने पक्का कर दिया, फैराडेज का फर्स्ट लॉ में सब स्टूडेंट को पक्का कर दिया, वो टाइम भी निकाल सकता है, मास भी निकाल सकता है ना। उसके पास अपना प्रीवियस स्टेप 1 स्टेप 2 वाला मेथड भी है जो थोड़ा सा लॉन्ग है, और सबसे शॉर्ट के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द मेटल इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय n इनटू फैराडेज कांस्टेंट f। यहां से वो कुछ भी करंट या टाइम भी निकाल सकता है। हो गया, चलिए अगला देखिए। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल आता है अंकित, उसका सिर्फ फॉर्मूला बता देंगे तो काम हो जाएगा, आगे उसको अलग टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन अभी ही आप लोग सीख जाएंगे बिना किसी तकलीफ के। ये मिटा दें, सबका हो गया माही? यस सर, हो गया। चलिए अब देखिएगा, शिवानी सिन्हा बात को समझिएगा। चलिए अब ये देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। दो क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2017 और 16 दोनों में पूछा गया है एक एक। इसमें ऐसे लिखिएगा, वो एक ही बार में आप सीख जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा आपको, एक बार याद रहेगा, फिर आगे नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
डेल्टा जी नॉट आर, इसे ये नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड जी को बोलते हैं गिब्स, साइंटिस्ट का नाम है, ये थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स, आगे भी आएंगे, इक्विलिब्रियम में भी थे, गिब्स फ्री एनर्जी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये डेल्टा का मतलब चेंज ऑफ, आर का मतलब रिएक्शन, छोटा सा सिंबल है, नाम बहुत बड़ा हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट आर, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, और वो रिएक्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस रिएक्शन Mg2 प्लस, बाद में मैग्नीशियम बन गया मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस और कॉपर बन गया सॉलिड। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं भाई अंकित, मैग्नीशियम पहले 0 था और 0 से बन गया था +2, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन, और कॉपर पहले +2 था, बाद में कॉपर बन गया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका हो गया रिडक्शन। जी, इसमें आपको गिवन है भाई, इसमें आपको गिवन है सवाल में ई नॉट सेल, इस सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे दिया, कैलकुलेट नहीं करना है, दे दिया +2.71 वोल्ट, और एक 1s का वैल्यू दिया है, नहीं भी देता तो कोई बात नहीं था, 96500 कूलम, नहीं भी देगा तो मेरे सभी बच्चों को याद है ना। यानी इसमें पहले आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, पहला कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट आर को, ठीक है, और दूसरा सवाल इसी का पूछ रहा था, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये पहला क्वेश्चन है इसका, और दूसरा है नेम द टाइप ऑफ सेल विच इज used in APOLLO, Apollo Space Program, Apollo Space Program। अपोलो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था स्पेसक्राफ्ट का, एराइन पैसेंजर ऐसे करके कुछ का फुल फॉर्म है, इंडियन सैटेलाइट का, यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, हो गया। फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, करंट के लिए, फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको बता देना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट आर, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, उसमें ये रिएक्शन है, ई नॉट सेल का वैल्यू है +2.71 वोल्ट, फैराडेस कांस्टेंट का इतना दिया हुआ है। बस सर ये तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, देखिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है इसका माही, इसको यहाँ पे इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके 2 क्वेश्चन है, पहला है कि आप डेल्टा जी नॉट आर को निकाल के दिखाइए, और जो इतना लंबा दिया हुआ है इसका पूरा नाम लीजिए, मैं डेल्टा जी नॉट आर का मतलब हो गया, नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, उसके बाद वो जी लगा हुआ है, जी का मतलब हो गया गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज ऑफ, आर का मतलब हो गया रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है अंकित, डेल्टा जी नॉट आर का -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल, खत्म। कभी भी किसी सेल के रिएक्शन में, अंकित चौटाला, कभी भी किसी सेल के रिएक्शन में, अर्नब सिन्हा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो तो आप एन, एफ और ई नॉट ऑफ द सेल तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया -n
एन का मतलब कि लॉस रिएक्शन हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितना गेन हुआ, दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर है, मैग्नीशियम ने 2 लूज किया तो बन गया +2, कॉपर ने 2 गेन किया तो +2 से बन गया 0, यानी यहाँ एन का वैल्यू आ गया 2 इंटू एफ का वैल्यू मालूम है 96500 कूलम इंटू इनर ऑफ द सेल, इनर ऑफ द सेल का वैल्यू दिया हुआ है +2.71 वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट भी होता है जूल, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा, ये हो गया 2 इंटू 96500 इंटू 2.71 आ गया -523030 जूल, यस -523030 जूल पर मोल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद कभी भी अगर कोई भी सेल का रिएक्शन दे देगा, उसमें देखिए कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे देगा तो भी चलेगा, ई नॉट सेल दे देगा। अब बड़े ऐसा अगर ई नॉट सेल नहीं दिया तो फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकालेंगे उसको। और जैसे ही ये तीनों वैल्यू आ जाएगा तो गिव फ्री एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला है -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल से आप कोई चीज का गिब्स का फ्री एनर्जी, गिब्स का स्वतंत्र ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब बड़े सर एक और पार्ट है सर ना, उस सेल का नाम बताओ जिसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और अगर आपको सेकंड पार्ट का पूछेगा, एक लाइन का आंसर, इसका नाम है फ्यूल सेल। एक स्पेशल तरह का सेल जो पॉल्यूशन नहीं करता था और जिसकी एफिशिएंसी 70% है। कोयला से जो बिजली बनता है माही एनटीपीसी का, उसका एफिशिएंसी मात्र 40% होता है, मतलब लगभग 40% फ्यूल के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर पाता है, बाकी 60% उसका वेस्ट रहता है। लेकिन फ्यूल सेल एक इतना बढ़िया सेल है जो अपने एनर्जी को 70% को करंट पे कन्वर्ट कर देता है, मात्र लॉस 30% का होता है। इसी को स्पेस प्रोग्राम अपोलो में यूज किया गया, फ्यूल सेल। सर अल्कलाइन भी होता है ना, अल्कलाइन फ्यूल सेल? जी, अल्कलाइन फ्यूल सेल भी होता है, लेकिन हमने जो हमने नाम लिखा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। तो प्लीज मेरे बच्चों यहां मत बोल दीजिएगा वरना नंबर काट लेगा। मेरा फ्यूल सेल जो अपोलो में यूज किया गया उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या पता आप लोग कंफ्यूज है बाबू, इसलिए हम ये वाला वर्ड भी लिखवा दिए। फ्यूल सेल अल्कलाइन भी होता है, लेकिन यहाँ जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ उसका पूरा नाम था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्नब सिन्हा, मैया देव दही, ऊपर देखिए, हमारे पास पूरा फॉर्मूला क्लियर हो गया दीपुलाल जी। m बराबर z इंटू आई इंटू टी हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला, नंबर 1 पहला। दूसरा फॉर्मूला आज एक नया डेरिवेशन किए, मास प्रोपोर्शनल m एट कैथोड इज इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम बटा n गुना f। n इज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लॉस्ट एंड गेन इक्वल। और एक आज हमने और नया फॉर्मूला पढ़ा, इसकी पढ़ा, अगर किसी भी सेल के लिए हमको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का रिएक्शन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, तो उसके लिए हमारे पास एकदम सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। और ये 1 मार्क्स में आपके मेमोरी में डाल दिए। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज किया गया, तो वो है आपका फ्यूल सेल, जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स में कोई भी नहीं हरा सकता। चलिए, अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे द न्यू वन विच इज फैराडेज सेकंड लॉ। फॉर्मूला आप लोग से बार बार ओरली पूछा जाएगा, तो आप लोग प्लीज उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। चलिए, ये सब का हो गया बेटा इसको? यस सर। चलिए, इसका बस 2 छोटा आंसर है। एक डेल्टा जी नॉट आर निकालने के लिए -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल करना है, और दूसरे पार्ट का बस एक वर्ड आंसर है फ्यूल सेल, और उसका नाम बता दीजिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको बिठा देते हैं और अब स्टार्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों सेकंड लॉ फैराडेज का
सेकेंड लॉ। जो बच्चे स्लो लिख रहे होंगे वो लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, अब है आपका ये सेकेंड। जैसे फैराडेज फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपका फैराडेज सेकेंड लॉ भी एग्जाम में देख लीजिएगा। अगर सेकेंड लॉ ही सिर्फ पूछा हुआ है तो बस सेकेंड लॉ ही बताइए। और ये दोनों लॉ किससे डील करता है वो आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। चाहे वो फर्स्ट लॉ हो या वो सेकेंड लॉ हो, दोनों डील करता है इलेक्ट्रोलाइसिस। चाहे वो फर्स्ट लॉ हो या वो सेकेंड लॉ हो, दोनों डील करता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि आप जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे, आप जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे, मास उतना ही टूटकर ज्यादा जमा होगा। M इज प्रोपोर्शनल टू Q, ऐसे करके आपका फॉर्मूला था। अब जरा सेकेंड लॉ के बारे में समझते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए, ज्यादा फर्स्ट लॉ ही न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ से आता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, when same current is transferred through, according to Faraday's second law, when same current is transferred through two different इलेक्ट्रोलाइट, फैराडेज सेकेंड लॉ के अनुसार अगर बराबर का करंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, व्हेन सेम करंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से हम लोग ट्रांसफर करेंगे फॉर सेम टाइम, और टाइम भी दोनों में सेम, मतलब जैसे हमारे पास दो अलग अलग केमिकल्स हैं, एक में कॉपर सल्फेट, एक में जिंक सल्फेट, दोनों में से हमने 2 एम्पीयर का करंट पास किया 10 सेकेंड्स के लिए, तो दोनों में करंट भी सेम है और दोनों में जिस टाइम तक करंट पास हुआ वो भी सेम। फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है कि अगर सेम करंट को ट्रांसफर किया जाए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सर वेन के बाद व्हेन सेम, SAME, सेम, सेम के बदले इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल, या फिर इक्वल करंट इज ट्रांसफर थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सेम टाइम, प्लेस्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फैराडेज सेकेंड लॉ के अनुसार अगर इक्वल करंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से इक्वल टाइम, सेम टाइम के लिए, उन दोनों केमिकल्स को बराबर के टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है, मतलब या तो NTP पे रखा गया या STP पे रखा गया है। द रेशियो ऑफ देयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मास डिपॉजिटेड, उसके बाद दोनों का जो टूट के मास जमा होगा दोनों केमिकल्स का, उन दोनों केमिकल्स का जो मास टूट के जमा होगा उसका जो रेशियो निकालेंगे। द रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। मेन स्टेटमेंट जिसको आप अंडरलाइन किए वही मेन है।
बाकी सब तो उसका कंडीशंस है। ध्यान समझिएगा। फैराडेज के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, व्हेन सेम, ब्रैकेट में कर दिया मैंने इक्वल, इक्वल करंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से अगर हम लोग इक्वल करंट ट्रांसफर करें फॉर सेम टाइम, टाइम भी सेम है, प्लेस्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उन दोनों केमिकल्स को बराबर के टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है, तो ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा प्रेशर है तो आपको ज्यादा गर्म है, तो फिर सही से कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो दोनों केमिकल्स का जो टूटने के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो मास टूट के जमा होगा, उसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो दोनों केमिकल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। बात को समझिएगा। देखिए आपको समझाते हैं इस बात को। देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहां पर एक केमिकल है, एक इसके अंदर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसके अंदर CuSO4 है, एक्वस मान लेते हैं, और इसके अंदर जो रॉड लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रोड, वो कॉपर का लगा हुआ है, ठीक है। और एक और दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर भी मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4, और इसके अंदर जो रॉड लगा हुआ है ना, वो जिंक का लगा हुआ है। मतलब मेरे पास दो अलग अलग कंटेनर और दोनों को सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखा गया। मतलब मान लीजिए कि दोनों को प्लेस किया गया है NTP पे। आप लोग सब बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यानी ये दोनों केमिकल्स कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, दोनों का टेम्परेचर 25 है और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। आपने लिखा है प्लेस्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों में से हम बिल्कुल इक्वल करंट पास करते हैं। बाय द वे, दोनों में से हमने 2 एम्पियर का करंट पास किया। अच्छा, टाइम भी सेम, इसमें से भी 10 सेकेंड के लिए और इसमें से भी 10 सेकेंड। जब दो अलग अलग केमिकल्स में से इक्वल करंट पास किया जाए थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सेम टाइम, बराबर समय के लिए, और दोनों केमिकल्स को बराबर के टेम्परेचर प्रेशर पे भी रखा गया, इसका टूटा है, और लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इसका टूट के मास जमा हुआ M1 और इसका टूटकर मास जमा हुआ M2। अब कॉपर सल्फेट अलग केमिकल है तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कुछ और होगा, Z1। जिंक सल्फेट अलग है तो इसका कांस्टेंट कुछ और होगा, Z2। तो फैराडेज का सेकंड लॉ कहता है कि इन दोनों के मास को, जो मास दोनों का अलग अलग टूट कर मिलता है, इन दोनों का जो मास का रेशियो निकालते हैं M1/M2, वो बराबर होता है Z1/Z2। यानी दो अलग अलग केमिकल्स में से, प्यारे बच्चों, दो अलग अलग केमिकल्स में से जिन दोनों केमिकल्स को इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया है, जिन दोनों केमिकल्स को इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया है, दो अलग अलग केमिकल्स में से अगर हम लोग इक्वल करंट पास करते हैं इक्वल टाइम के लिए, तो दोनों का कुछ ना कुछ मास टूटकर डिपॉजिट होगा। और साइंटिस्ट फ्राइडे बोलते हैं कि सभी कैलकुलेशंस के बाद ये प्रूव होता है कि दोनों केमिकल्स का जितना जितना मास टूटकर जमा हुआ, उन दोनों का रेशियो जब निकालते हैं तो वो उन्हीं दोनों केमिकल्स के इक्विवेलेंट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर आता है। स्टेटमेंट को एक दो बार घर में जाके फिर से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, व्हेन सेम या फिर ब्रैकेट में इक्वल करंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सेम टाइम, अगर बराबर का करंट दो अलग अलग केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स में से बराबर के टाइम के लिए पास किया गया, दोनों को प्लेस किया गया था, प्लेस्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को बराबर के
टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया था। इन दैट केस ऐसा अगर कोई केस आपको आता है, इन दैट केस आपसे पूछेगा कि बताइए सेकंड लॉ क्या कहता है, तो आपको बताना है कि सर जब सर दोनों का कुछ ना कुछ मास टूट के जमा होगा। सर मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का मास जमा हुआ M1 और जिंक सल्फेट का ZnSO4 का टूट के जमा हुआ M2। सर तो दोनों के जो मास का रेशियो है ना सर M1 डिवाइड बाई M2 वो Z1 डिवाइड बाई Z2 के बराबर होगा। सबका हो गया? अर्नव सिन्हा। यस सर। हाँ सर। चलिए तो हम कंफ्यूज हुए, अर्नव सिन्हा का आवाज कैसे बदल गया? बी पार्ट। लिख लिए माही उस दही, हो गया वाला? यस सर हो गया। चलिए ये डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए अंकित जी इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए कोई ज्यादा टफ नहीं है प्यारे बच्चों, इसका भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इजी है। M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू Z1 डिवाइड बाई Z2। देखिए अब इसमें क्वेश्चन है, when 1.5 ampere of current is transferred through both AgNO3 and AgNO2, ये दोनों अलग अलग है। जब 1.5 एम्पियर का करंट हमने ट्रांसफर कर दिया दोनों में, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट दोनों में से ट्रांसफर कर फॉर 5 मिनट, यानी कि 300 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा अर्नव, 1.5 सर क्लियर नहीं आ रहा है। आ गया। When 1.5 ampere of current is transferred through both AgNO3 and अर्नव सिन्हा, प्रणव मुखर्जी और रियल हलवाई, when 1.5 ampere of current is transferred through both AgNO3 and AgNO2 for 5 minutes लिखा हुआ है ब्रैकेट में 300 सेकेंड। .8 gram of AgNO3, 2.8 gram of Ag is obtained. 2.8 gram of Ag is obtained from AgNO3। तो 2.8 ग्राम सिल्वर का जमा होता है AgNO3 में। Find mass of silver deposited from AgNO2। तो बताइए AgNO2 टूटेगा तो कितना मास जमा होगा, और इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है Z1 का वैल्यू पहला वाला AgNO3 के लिए 0.02 ग्राम पर कूलम और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.08 ग्राम पर कूलम। अब देखिएगा भाई इस न्यूमेरिकल में
और लास्ट में अर्नव ये वाला बात बोल देगा, ये वाला बात बोल देगा दीपू प्रणव, प्लेस्ड अंडर सेम कंडीशन, ये वाला बात लास्ट में लिख देगा कि वो दोनों केमिकल्स को सेम कंडीशंस पे रखा गया है, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया, ये बात बोल देगा। देखिए आपने 1.5 एम्पियर का करंट को ट्रांसफर किया है दोनों में से, AgNO3 AgNO2। आपने लिखा था कि इक्वल करंट पास करना है इक्वल टाइम के लिए, और बस केमिकल्स अलग अलग होना चाहिए। भले ये सिल्वर है तो क्या हुआ, एक केमिकल का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, वो अलग है, और दूसरे का नाम है सिल्वर नाइट्राइट। NO3 से बोलते हैं नाइट्रेट, NO2 से बोलते हैं नाइट्राइट, और अलग अलग ही हुआ। और उसमें 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड तक वो 1.5 एम्पियर का करंट पास किया गया। और पहला वाला AgNO3 ने 2.8 ग्राम सिल्वर दिया टूटने के बाद, तो AgNO2 कितना देगा? तो आपका देखिए M1 जो है मास डिपॉजिटेड दिया हुआ है 2.8 ग्राम, M2 कितना है ये आपको नहीं मालूम। उसके बाद पहले वाले का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z1 है 0.02 ग्राम पर कूलम, और Z2 है महिया वे 0.08 ग्राम पर कूलम। अब इस केस में जब निकालेंगे तो आएगा M1 बाई M2 बराबर Z1 बाई Z2, 11 ग्राम सर। 2.8 ग्राम बाई M2 कितना है दीपू? सर 11.2 ग्राम। 11.2 है, ठीक है। अच्छा देखिए ये दोनों को डिवाइड करेंगे माही, तो 0.02 बाई 0.08 आएगा, ग्राम पर कूलम से ग्राम पर कूलम कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कट जाएगा, नीचे आएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, M2 बराबर 4 इंटू 2.8 ग्राम, ये होगा आपका 4 8 32 3 4 8 11.2 ग्राम जमा। आया फिर माही? हाँ सर। यानी फर्स्ट लॉ से ज्यादा आसान है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में थोड़ा बहुत तकलीफ है, तो पूरा मिला के प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो गया 4। सेकेंड लॉ तो दीपूलाल बस इतना बताता है कि देखो मेरे भाई दो अलग अलग केमिकल्स होगा, ठीक है, और ठीक है सर, उसके अंदर से दोनों में से सेम करंट पास करेंगे हम लोग, इक्वल करंट, जैसे इन दोनों में से 1.5 एम्पियर का करंट पास किया है 5 मिनट 300 सेकंड के लिए, तो उसके बाद उन दोनों का अलग अलग कुछ मास टूट के जमा होगा, उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। तो फैराडे ने उसके मास के रेशियो और इक्विवेलेंट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताया, M1 बाई M2 बराबर Z1 बाई Z2। ये कहां से आया भाई? ये आया आपका फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ। ये आपका आया मेरे भाई फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ। चलिए सबका हो गया? अर्नव खानम? यस सर हो गया। चलिए तो लॉ कौन सा लगेगा वो तो आप समझ जाएंगे। अगर सिर्फ मास डिपॉजिट पूछेगा, टाइम पूछेगा, करंट पूछेगा, इसका मतलब फर्स्ट लॉ है। और अगर वो मास डिपॉजिट पूछ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, इसका मतलब है कि वो सेकेंड लॉ है। आंसर है 11.2 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो देखिए पहले बच्चों नोट में ये खत्म करने के पहले नोट में आप अच्छे से समझ गए कि बेसिक कौन कौन से फॉर्मूले हैं
सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला तो वही है, m बराबर z इंटू आई इंटू टी मेन है। उसके बाद एक आज का फॉर्मूला है, ये भी आपका मास डिपॉजिटेड एट कैथोड के लिए ही, m बराबर मोलर मास m इंटू आई इंटू टी और डिवाइड बाई है n इंटू एफ। ये फॉर्मूला एक आपने न्यू पढ़ा कि जो m है वो m बराबर है कैपिटल M मोलर मास m इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई n इंटू एफ। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब यूज करना है माही में जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात की जाएगी। डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। और चौथा फॉर्मूला जो सेकेंड लॉ से बिलोंग करता है, m1 बटा m2 बराबर z1 बटा z2। इसको ऐसे भी लिख सकते दीपुलाल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, m1 z2 बराबर m2 z1। कभी बोलेगा इनमें से कौन सा, बिहार बोर्ड में पूछेगा दीपुलाल इनमें से कौन सा फ्राइडे सेकेंड लॉ का करेक्ट रिलेशनशिप है, कौन सा वाला फ्राइडे सेकेंड लॉ को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ये नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में ये दिया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया पहले बच्चे, m1 इंटू z2 बराबर m2 इंटू z1। यानी पूरा मिला के यही चार मेन फॉर्मूला हो गया। और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से होगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसके बाद स्टार्ट होगा कोल-रॉसेस लॉ। जैसे फ्राइडेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कोल-रॉसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले होगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रैकेट में मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक जिसको मेटालिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, इन दोनों को पहले अलग अलग समझना पड़ेगा। एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, सभी फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसके आगे कोल-रॉसेस है, उसका भी कोल-रॉसेस लॉ का भी न्यूमेरिकल कितने भी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, सिंपल कैलकुलेशन है। और सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल बनता है इसके अंदर नॉर्थ इक्वेशन का। उसके पहले लॉग